डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों अलग अलग चीजें हैं। एग्जामिनर कई बार 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस है। देखो, अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस हमारा कंटिन्यू रहता है। बिजनेस क्या रहता है यहाँ पे? कंटिन्यू। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हमारा बिजनेस ही बंद हो जाता है, बिजनेस क्लोज डाउन। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का हमने क्या एग्जांपल देखा था? जैसे एडमिशन के टाइम पे देखा था या रिटायरमेंट के टाइम पे कि पार्टनरशिप खत्म हो रही है, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है और नई फॉर्म हो रही है। लेकिन बिजनेस क्लोज डाउन का क्या एग्जांपल हो गया? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब अगर हमारे पास पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो हम कौन सा अकाउंट बनाते थे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, जहां पे हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते थे। लेकिन हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। बंद हो रहा है तो हम क्या करेंगे? एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेच देंगे, मतलब एसेट्स को बेच देंगे और लाइबिलिटीज को क्या कर देंगे? पे ऑफ कर देंगे। क्योंकि अब हमारा बिजनेस क्या हो रहा है? क्लोज डाउन हो रहा है। जबकि वी रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं? हम एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को रीवैल्यू करते हैं। ठीक है, जो यहाँ हम सीखेंगे वो है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट करेंगे ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप हमें क्या कहता है कि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेकन ओवर कर लेंगे। एसेट्स टेकन ओवर, और ये कहाँ दिखा देंगे? हम दिखा देंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। और अगर हम लाइबिलिटीज को लेंगे, लाइबिलिटीज टेकन ओवर हम कहाँ दिखाएंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एसेट को सेल करेंगे, सेल ऑफ एसेट। और सेल ऑफ एसेट से जो पैसा आएगा उसे हम कहाँ दिखाएंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। इसी तरह हम क्या करेंगे? लाइबिलिटीज टेकन ओवर कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे, तो वो कहाँ जाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और उसके पास जो भी डिफरेंस बचेगा, प्रॉफिट या लॉस, हम उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे हमारे पास कोई नया रेशो, ओल्ड रेशो कुछ भी मेंशन नहीं होता, गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो जो हमारी एक ही रेशो है हमारे पास, ओल्ड रेशो, उसी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। लाइबिलिटीज टेकन ओवर की जगह पे ऑफ कर दो। लाइबिलिटीज पे ऑफ। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी हम बैलेंस शीट में एसेट दी हुई है उसे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में डाल देंगे। लेकिन एक बात याद रखो कि हम यहाँ कैश और बैंक अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ पे डिसोल्यूशन के केस में कैश और बैंक अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसलिए जब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेंगे तो हम कैश और बैंक बैलेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद लाइबिलिटीज को हम ले लेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड,
और अगर सेल ऑफ एसेट से कोई पैसा आता है, देखो ये हमारा सपोज करो रियलाइजेशन अकाउंट है, ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। हमने क्या कहा कि हम एसेट्स टेकन ओवर करेंगे रियलाइजेशन की डेबिट साइड। तो सपोज करो हमारे पास डेटर्स हैं तो वो कहाँ आ जाएंगे, डेबिट साइड। अगर हमारे पास क्रेडिटर्स हैं तो वो कहाँ आ जाएगा, बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड। और अगर सेल ऑफ एसेट से पैसा आता है, सपोज हमारे पास कोई टाइपराइटर था जो हमने 50,000 में बेच दिया, अब उससे पैसा आया तो हम सेल ऑफ एसेट बाय बैंक अकाउंट, सेल ऑफ एसेट क्रेडिट साइड दिखा देंगे टाइपराइटर का पैसा। ठीक है, सेल ऑफ एसेट का बैलेंस हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। उसके बाद लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे तो हम कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड। उसके बाद अगर हमारे पास डिफरेंस देखेंगे किस साइड बच रहा है, कि हमारे पास प्रॉफिट में बैलेंस आ रहा है या लॉस में बैलेंस आ रहा है, और उस प्रॉफिट और लॉस को हम पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही रेशो अवेलेबल है। राम और श्याम पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो हमें दी हुई है 3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि अब फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। हमें बैलेंस शीट में एसेट्स दिए हुए हैं, सन्ड्री एसेट्स, डेटर्स दिए हुए हैं, स्टॉक दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, और टोटल आ रहा है 2 लाख। लाइबिलिटीज में हमें क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, राम का लोन दिया हुआ है, राम का कैपिटल दिया हुआ है और श्याम का कैपिटल दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमें एडिशनल एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं कि स्टॉक से हमने रियलाइज किए 45,000, डेटर से 35,000, सन्ड्री एसेट से 80,000, और श्याम ने एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर ले लिया 5,000 में। क्रेडिटर्स को हमने फुल्ली पे कर दिया और रियलाइजेशन अकाउंट फर्म ने पे किया 2,000। अब देखो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले स्टेप हमने क्या देखा था कि बैलेंस शीट में जो भी एसेट है उसे हम डेबिट साइड ले जाएंगे। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड। अब सन्ड्री एसेट्स हैं तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2 सन्ड्री एसेट्स, कितने के, 1 लाख के। उसके बाद हमारे पास डेटर्स हैं, 2 डेटर्स 40,000। उसके बाद स्टॉक, 2 स्टॉक अकाउंट 50,000। अब हमें कैश दिया हुआ है, क्या हम कैश लेके जाएंगे, नहीं, कैश के लिए हम अलग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम लाइबिलिटीज कहाँ ले जाएंगे, क्रेडिट साइड। हमें दी हुई है क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 40,000। अब यहाँ पे डिसोल्यूशन के केस में लोन अकाउंट भी हम अलग से प्रिपेयर करते हैं, तो हम लोन अकाउंट का बैलेंस भी लेके नहीं जाएंगे, और राम कैपिटल और श्याम कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। कंप्लीट हो गया, हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेकन ओवर कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा था, अगर सेल ऑफ एसेट से कोई पैसा आता है उसे हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। देखो हमें एसेट रियलाइज्ड हो रहे हैं, स्टॉक है 45,000, तो यहाँ हम क्या दिखाएंगे, बाय सेल ऑफ एसेट से जो पैसा आएगा क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो यहाँ हम दिखा देंगे स्टॉक 45,000, उसके बाद डेटर्स 35,000, सन्ड्री एसेट्स 80,000, उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर भी है, बाय टाइपराइटर, कितने का है, 5,000 का। उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिटर्स को फुल अमाउंट पे किया है। अब क्रेडिटर्स कितने के थे, 40,000। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया कि हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे, 2 क्रेडिटर्स 40,000, और उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए हैं, तो ये भी 2 बैंक अकाउंट 2,000 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप क्या है, हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। अगर हम टोटल करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 2,32,000। देखो यहाँ हमारे पास डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, तो हमारा जो डिफरेंस बचेगा वो क्रेडिट साइड बचेगा, लॉस।
और ये लॉस यहाँ पे एक ही रेशो दी होती है डिसोल्यूशन के केस में 3:2, तो हम इसे 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी हमारा बैलेंस आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेकन ओवर किया। डेबिट में एसेट्स दिखाए, सन्ड्री एसेट्स, डेटर्स और स्टॉक, और क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज दिखाई। ये हमारा था फर्स्ट स्टेप कि हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेकन ओवर कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था कि सेल ऑफ एसेट्स से जो पैसा आता है उसे हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में दिखाया। ये देखो, ये हमारी डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हमने सेल ऑफ एसेट दिखाया, तो ये बैंक, स्टॉक, डेटर्स, एसेट, टाइपराइटर दिखाया जिससे सेल ऑफ एसेट से पैसा आया। उसके बाद लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में बैंक और क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। उसके बाद हमने दोनों साइड का टोटल किया फोर्थ स्टेप में, और डिफरेंस सिंस हमारा डेबिट साइड ज़्यादा आ रही थी तो जो डिफरेंस बचा हमारा क्रेडिट साइड बचा। ये हमारा डिफरेंस बचा 27,000 का, और इसे हमने एक ही रेशो दी होती है इसमें, तो 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये आ गया 16,200 राम का और 10,800 श्याम का। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। देखो, सबसे पहले तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बचा है, अगर ये बचा है बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड, तो हम इससे पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ लेके जाएंगे, डेबिट साइड। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम ट्रांसफर करते हैं कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हो। देखो, हमें यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ था कि राम की कैपिटल है 90,000 और श्याम की है 60,000, तो ये 90 और 60 आ गया। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट लिया है, अब देखो जो ये टाइपराइटर था यहाँ पे, ये श्याम ने लिया था, श्याम ने एसेट टेक ओवर की थी ये टाइपराइटर वाली, तो हम इसे श्याम कैपिटल अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। श्याम कैपिटल अकाउंट से हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ये डेबिट साइड दिखा दिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डिफरेंस आता है हम उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। हम यहाँ जो डेबिट या क्रेडिट साइड जिस भी साइड बचेगा हम उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और उसके बाद हम क्या प्रिपेयर करेंगे, बैंक अकाउंट। अब देखो, बैंक हमारा एसेट साइड्स में दिख रहा होता है बैंक, तो ये ब्रॉट डाउन हमने डेबिट साइड दिखा दिया। कितना हमें दिया हुआ था, कैश का बैलेंस 10,000, तो हमने यहाँ 10,000 दिखा दिया। उसके बाद सेल ऑफ एसेट से जो भी पैसा आया, ये बैंक में जो भी पैसा आया 45,000, 35,000, 80 और 580, तो इस सबको अगर हम प्लस करेंगे ये आ रहा है हमारा टोटल 1,60,000। इसी तरह लाइबिलिटीज का बैलेंस 40 + 2, तो ये कहाँ आ जाएगा 42 क्रेडिट साइड। उसके बाद राम का लोन अकाउंट, राम का लोन का बैलेंस दिया हुआ था हमें 10,000, तो ये कहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड। अब देखो, अगर हमारा बैंक अकाउंट दोनों साइड टैली हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, नहीं तो हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। और बैंक अकाउंट की पेमेंट है, देखो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में भी बैंक अकाउंट आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट और बाय श्याम्स कैपिटल अकाउंट। ये आ रहा है 73,800 और 44,200। उसके बाद हम बैंक अकाउंट का टोटल कर लेंगे। अगर हमारा टोटल टैली हो रहा है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। 42, 52, ये आ रहा है 1,70,000। ये था हमारा 73,800
73,800 और 44,200, ये वाला अमाउंट हमने डाला है। उसके बाद अगर हम टोटल कर रहे हैं, ये आ रहा है हमारा 1,70,000 और इस साइड भी हमारा आ रहा है 1,70,000। इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। मतलब डिसोल्यूशन के केस में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है? देखो, गुडविल डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में एक नॉर्मल एसेट बन चुकी है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में गुडविल क्या हमारी नॉर्मल एसेट है। तो जैसे नॉर्मल एसेट्स को हम रियलाइजेशन के डेबिट में ले जाते हैं ना, तो वैसे ही गुडविल को भी ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। जैसे हम एसेट्स को टेकन ओवर करते हैं वैसे हम गुडविल को भी टेकन ओवर करेंगे। लेकिन गुडविल भी हमारे पास दो तरह की होती है। एक तो है हमारी टेंजिबल गुडविल। टेंजिबल गुडविल मतलब जिसे हम छू सकते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, एसेट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए। लेकिन वही दूसरी तरह की गुडविल है हमारे पास इनटेंजिबल गुडविल, जिसे हम छू नहीं सकते पर उसकी वैल्यू लगाई जा सकती है। जैसे पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। अब अगर किसी एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं मेंशन क्वेश्चन में कि वो कैसे रियलाइज होएगी, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो अपनी बुक वैल्यू पे ही रियलाइज होएगी। मतलब जिस वैल्यू पे वो बैलेंस शीट में आ रही है वो उसी अमाउंट पे ही सेल होएगी। अब जैसे हम सबसे पहले स्टेप में तो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करते थे। उसके बाद हम एसेट से जब पैसा रियलाइज करते हैं तो हम यहाँ दिखाते थे ना क्रेडिट साइड बाय सेल ऑफ एसेट्स। तो यहाँ गुडविल भी नॉर्मल एसेट बन चुकी है तो गुडविल को भी दिखाएंगे। लेकिन ये गुडविल हम तभी दिखा पाएंगे ओनली इन केस ऑफ टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट कौन से हो गए? फर्नीचर, एसेट, स्टॉक, जिसे हम छू सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे टेंजिबल एसेट की जगह इनटेंजिबल गुडविल हुई, इनटेंजिबल गुडविल को हम यहाँ लेके नहीं आएंगे। सिर्फ टेंजिबल गुडविल का ही हम पैसा सेल ऑफ एसेट से रियलाइज करेंगे। इनटेंजिबल के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो हम उसकी वैल्यू 0 एज्यूम करेंगे। तो टेंजिबल के केस में हम क्या करेंगे? सेल ऑफ गुडविल का क्रेडिट साइड दिखा देंगे। लेकिन इनटेंजिबल के केस में हम उसकी वैल्यू 0 एज्यूम करेंगे। देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। देखो, इस केस में हम 4 डिफरेंट सिनेरियो कंसीडर करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है कि अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का और क्लेम के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट क्लेम। मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, वर्कमैन क्लेम की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सपोज करो हमारे पास राम और श्याम 1:1 में पार्टनर्स हैं, तो हम ये सारा पैसा राम और श्याम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल और टू श्याम्स कैपिटल। अब यहाँ पे रेशो एक ही रेशो होती है डिसोल्यूशन के केस में और वो 1:1 में दी हुई है। तो हम यहाँ 25,000 और 25,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस 50,000 को। अब इसी में नेक्स्ट केस हमारे पास आता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है हमारे पास 50,000 का और क्लेम आया 20,000 का। तो उस केस में हम कैसे एंट्री पास करेंगे? देखो, इस केस में डिसोल्यूशन के केस में हम 2 एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले एंट्री तो हम ट्रांसफर की पास करेंगे। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था हमारे पास 50,000 का, प्रोविजन
हमारा यूज हुआ है 20,000 का, क्योंकि क्लेम 20,000 का आया है। तो यहाँ पे हम प्रोविजन नहीं लिखते, सबसे बड़ी बात। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे रियलाइजेशन में अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ये अमाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। और जो पार्टनर्स हैं, राम और श्याम पार्टनर्स थे 1:1 की रेशो में, तो बाकी बचा हुआ पैसा उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। 50,000 में से अगर 20,000 गए तो हमारे पास 30,000 का बैलेंस बचा, मतलब 15,000 वो ले लेंगे। उसके बाद जो ये रियलाइजेशन अकाउंट में हमने बैलेंस ट्रांसफर किया, इसकी पेमेंट की एंट्री हम पास करेंगे। तो सेकंड एंट्री हम किसकी पास करेंगे, यहाँ पेमेंट की, क्योंकि हमने रियलाइजेशन अकाउंट ओपन कर दिया तो इसे क्लोज करेंगे। तो एंट्री क्या होगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 टू बैंक या कैश अकाउंट 20,000। अगर हमारा क्लेम का पैसा इज इक्वल टू रिजर्व का अमाउंट है, मतलब क्लेम भी 50,000 का आया सपोज करो, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी 50,000 का था, तो इस केस में भी हम दो एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री हम ट्रांसफर की करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, लेकिन यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000, और फिर ये पेमेंट की एंट्री में ये रियलाइजेशन अकाउंट को पे कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक या कैश अकाउंट 50,000। मतलब हमने ट्रांसफर भी 50,000 किया और पेमेंट भी कर दी 50,000 की, लेकिन यहाँ पे भी अमाउंट हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाएगा। अब लास्ट केस देखते हैं। अब देखो, सपोज करो हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो था 50,000 का, और क्लेम हमारे पास आ गया 70,000 का। अब इस केस में हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास रिजर्व तो 50,000 का ही था, तो हम ट्रांसफर तो 50,000 से ही करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जब हम पेमेंट करेंगे तो हम जितना अमाउंट क्लेम किया उसकी करेंगे, पेमेंट हम 70,000 से करेंगे। पेमेंट की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 70,000। तो ये एग्जामिनर का सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो जनरली पूछता है। ट्रीटमेंट आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। देखो, एडमिशन रिटायरमेंट में हम क्या करते थे, हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अमाउंट को कंपेयर करते थे। लेकिन सपोज करो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 20,000 का, और दिया हुआ है हमें फर्स्ट केस में कि इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर एट एनी वैल्यू या 80,000 या सेकंड केस में 1,20,000। पर यहाँ हमें कंपेयर ही नहीं करना, तो हमें इस 80 और 120 से कोई लेना देना ही नहीं है। हमने ये देखना है कि एसेट साइड में हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की आ रही है, 1 लाख। अब हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हम एसेट्स को टेकन ओवर करते हैं डेबिट साइड। मतलब एंट्री क्या होगी हमारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री होगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट
डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितने की होगी? 1 लाख की। उसके बाद सेकेंड एंट्री में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारी लाइबिलिटी है, हम लाइबिलिटी को कहाँ दिखाते हैं? बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टेकन ओवर। तो हम एंट्री क्या पास कर देंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। $20,000 ये हमने ट्रांसफर की एंट्री पास कर दी। उसके बाद हम सेल की एंट्री पास करेंगे। एंट्री हम सेल की पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। 1 लाख डेबिट हो रहा था और 20,000 क्रेडिट हो रहा था रियलाइजेशन, तो 80,000 बचा। तो 80,000 हम एंट्री पास कर देंगे। 80,000 हमारी एंट्री सेम ही रहेगी, लेकिन वो केस क्या है कि अगर पार्टनर ने ले लिया एसेट, और अगर पार्टनर ने एसेट्स इन्वेस्टमेंट ले ली, तो सारी एंट्रीज हमारी सेम रहेंगी। मेन डिफरेंस क्या आएगा? या बैंक अकाउंट की जगह सपोज करो राम ने ले ली, तो राम के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बाकी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट भी वही एंट्री रहेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू रियलाइजेशन भी वही एंट्री रहेगी, लेकिन बैंक अकाउंट की जगह हम राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे। आता है जो एग्जामिनर का फेवरेट है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो दिया है 20,000 का, ये हमारी बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट ही नहीं दी हुई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे दिया 20,000 का, मतलब इन्वेस्टमेंट दी ही नहीं हुई, सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 20,000 का। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम एक नॉर्मल रिजर्व मान लेंगे और इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ट्रीट इट एज नॉर्मल रिजर्व, और राम और श्याम अगर 1:1 में पार्टनर हैं, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट 10,000 और 10,000। इस कैसे पास करेंगे? देखो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया था? बैलेंस शीट से एसेट डेबिट साइड लेके आए थे। तो अगर हम रियलाइजेशन में डेबिट साइड एसेट लेके आएंगे, तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट टू डेटर्स और टू स्टॉक, टू सन्ड्री एसेट टू डेटर्स और टू स्टॉक, ये हमारी क्या होगी? फर्स्ट एंट्री होगी। मतलब ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट डेटर्स और स्टॉक। और अगर हम वही लाइबिलिटीज की एंट्री पास करेंगे, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये हम सेकंड एंट्री पास कर देंगे। उसी तरह अगर हम सेल ऑफ एसेट की एंट्री पास करेंगे, तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसी तरह अगर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज की हम करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो हम क्या एंट्री पास करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन के डेबिट में डेटर्स आ रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एसेट्स का इंडिविजुअल नाम लिख देंगे। उसके बाद लाइबिलिटीज के लिए क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद सेल ऑफ एसेट की एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस हमारा क्रेडिट साइड आ रहा है, तो राम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
मतलब हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। एंट्रीज बहुत ही आसान है पास करनी अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट आता है। तो रियलाइजेशन के डेबिट में स्ट्रोक डेटर्स आ रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्ट्रोक टू डेटर्स। उसी तरह क्रेडिटर्स के लिए क्या एंट्री हो जाएगी, क्रेडिटर्स डेबिट होंगे टू रियलाइजेशन। मतलब डेबिट साइड में अगर हम एंट्री पास करेंगे तो हम रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, और अगर क्रेडिट साइड में हम एंट्री पास करेंगे तो हम रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। देखो याद रखना बहुत ही आसान है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में एंट्री पास कर रहे हैं तो रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट में एंट्री पास कर रहे हैं तो रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर किसी क्रेडिटर ने कैश पेमेंट की जगह कोई हमारी एसेट ले ली फुल सेटलमेंट में, तो उस केस में कोई एंट्री नहीं आएगी। ये बार बार एग्जामिनर चेक करता है कि अगर क्रेडिटर्स ने कैश लेना था अपनी लाइबिलिटीज को सेटल करने के लिए, लेकिन उसने हमारी एसेट ले ली, तो उस केस में कोई एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री। एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा, देखो इस केस में हम 4 डिफरेंट सिनेरियो कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कि अगर फर्म ने खर्चा किया और फर्म ने ही पे कर दिया, फर्म का खर्चा था, फर्म ने ही पे कर दिया, तो उस केस में हमारे पास एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन अगर हमारे पास पार्टनर ने पे किया जबकि खर्चा इनकर किया फर्म ने, तो अगर पार्टनर ने खर्चा किया तो उसकी कैपिटल कम होगी। अगर हम उसकी कैपिटल बढ़ाएंगे तो उसकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और डेबिट हम क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। मतलब पार्टनर ने फर्म का खर्चा पे कर दिया तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी, तो पार्टनर की कैपिटल को अब हमने बढ़ाना है। कैपिटल हमारी क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो हम उससे क्या करेंगे, क्रेडिट, और रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे। हमारे पास पार्टनर ने इनकर किया और फर्म ने पे कर दिया। देखो पार्टनर का खर्चा था, फर्म ने पे कर दिया, लेकिन करना चाहिए था पार्टनर को पे, तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लास्ट केस हमारे पास आता है पेड बाय पार्टनर और बोन बाय पार्टनर। मतलब पार्टनर का ही खर्चा था और पार्टनर ने ही पे किया, तो इस केस में कोई एंट्री नहीं आएगी, नो एंट्री, क्योंकि फर्म को उससे लेना देना ही नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हम ये लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं।